अब फोकस करते हैं बजट के ऐलानों पर, स्पेसिफिकली कुछ आंकड़ों की बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या बड़े ऐलान कल हुए हैं बजट के और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे, किन शेयरों पर और बाजार पर किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले टोटल बजट साइज़ की आप बात कीजिए, यानी कि जो बजट का आकार है, जो टोटल साइज़ है, उसे बढ़ाकर 53.5 लाख करोड़ पर कर दिया गया है। पिछले साल का बजट आप देखेंगे तो ये 50 लाख करोड़ के आसपास का था, लेकिन उसमें और आप मान लीजिए कि 3.5 लाख करोड़ के आसपास की, 3 लाख करोड़ के आसपास की और वृद्धि यहाँ पर वित्त मंत्री जी की ओर से की गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बजट का आकार यहाँ पर बढ़ाया गया है। तपन सर, बजट का साइज़ बढ़ना, क्या ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, या फिर ये बढ़ना भी आप पॉजिटिव के रूप में देख रहे हैं? बजट का बढ़ना पॉजिटिव ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और इकोनॉमी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो परसेंटेज टू जीडीपी अपना बजट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिस तरह से अभी कैपेक्स पे भार दिया गया है और 12.2 लाख करोड़ और काफी और भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही है, दैट शोज के दे आर विलिंग टू डू। देखो, फिजिकल में अगर आप चाहते हो 4.3 रखा है, वो चाहते तो 4.2 4.1 कर सकते थे। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.4 था, यानी उन्होंने जी। 0.1 ही कम किया। दैट शोज के दे वांट टू स्पेंड विच इज अ नीड ऑफ एन आवर। और बोरिंग इसलिए भी चल रही है, वन ऑफ द रीजन। तो क्या है कि ये दिखा रहा है कि नो, गवर्नमेंट थोड़ा दूर का सोचे। और गवर्नमेंट को एक बात तो पता चला, देखो जो भी कंजम्पशन के लिए जो बूस्ट देना था वो दे दिया। अभी दे हैव टू फोकस ऑन कैपेक्स ओरिएंटेड स्पेंडिंग। और अभी भी हमारा प्राइवेट जो कैपेक्स है वो ऊपर नहीं आ रहा है। प्राइवेट कैपेक्स पब्लिक कैपेक्स से बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे। जब तक प्राइवेट कैपेक्स ऊपर नहीं आता तब तक गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, और उसके लिए बजट भी बढ़ते जाएंगे। और एक वन ऑफ द अदर रीजन है कि डिफेंस को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल क्राइसिस। तो यस, दिस इज गुड। और आई थिंक आगे भी बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ये कम नहीं होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, जैसे आपने बोला ना, केपेक्स 12,20,000 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है। ये पिछले साल के मुकाबले देखें जो कि 11 लाख करोड़ के आसपास था, 11.11 लाख करोड़, तो उसके मुकाबले आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का जंप है, मतलब 10.9% टू बी प्रिसाइज। लेकिन लोकेश सर, ये जो केपेक्स है ना, वो बाजार अनुमान से कम रह गया। तो एक जो निराशा की वजह है ना, वो ये भी है कि आपका जो बोरिंग का नंबर है, जिसको मैं आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन जो आपका कैपेक्स है वो आपने उतना नहीं किया है। तो आप एक तरफ अपना जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसको भी कम रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ कैपेक्स आपको करना ही है। जैसे तपन सर कह रहे हैं कि निजी कैपेक्स नहीं आ रहा है, तो आपने फिर भी एक टाइट हाथ से 10.9% अपना कैपेक्स बढ़ाने की बात की है। लेकिन बाजार मान के चल रहा था कि 12.4 से 13 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स इस बार सरकार कर सकती है। तो इससे भी थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। आपका क्या अनुमान है लोकेश सर, ये कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है? सर, मेरा मानना है कैपेक्स तो ठीक है, बट कैपेक्स के साथ साथ जो एफआईज को कुछ छूट नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स, आपने जैसे एक लाइन वर्ड किया, प्राइवेट कैपेक्स अभी भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको कैपिटल का फ्लो नहीं मिल रहा। कैपिटल फ्लो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया में ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे। आप देखेंगे नेट एफडीआई जीरो है लास्ट, मतलब 1 बिलियन या 2 बिलियन के करीब है लास्ट ईयर का। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मेन दिक्कत वहां पर आ रही है सर। दिक्कत ये नहीं कि हमने कैपेक्स नहीं बढ़ाया, हमारा कैपेक्स से 12 लाख करोड़ जो है आज के दिन पे, अगर आप 5 साल का काउंट करें इसमें, तो ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ रुपए होता है। 60 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 साल में। इसको अगर ग्रोथ भी ना दिखाएं हम लोग, कुछ ना करें, तो भी 60 लाख करोड़ इंफ्रा में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कैपेक्स में, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट होना है। तो वो बहुत बड़ी चीज है। मगर प्राइवेट कैपेक्स कहाँ है? वहां पर मेन दिक्कत है। मार्केट वहां पर निराशा लिया है। जो आपने प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाने के लिए, बाहर के एफडीआई को इंडिया में लाने के लिए आप क्या कर रहे हो बजट में, वो हमें देखने को नहीं मिला। तो वो वहां पर ज्यादा कंसर्न है। देन ये कैपेक्स 2-30 हजार करोड़, 20,000 करोड़ ज्यादा या कम है, उससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना, क्यों 12 लाख 20-30 तो किया ही है सर। 12 लाख 70 का 80 का मान लीजिए अनुमान था। वो जी। 40-50 हजार करोड़ का फर्क है, उतना बड़ा फर्क नहीं है। फर्क ये है प्राइवेट कैपेक्स को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि ओनर्स पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। निजी कैपेक्स नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है पूरी जो जिम्मेदारी है, जो दारोमदार है, वो सरकार के ऊपर आता है। इसीलिए बाजार मान के चला था कि सरकार ही बड़ा खर्च करे, लेकिन उनको अपना फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है। तो फिस्कल डेफिसिट, सॉरी संदीप जी, क्या होता है, प्राइवेट कैपेक्स वन ऑफ द रीजन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जो ओनर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई आगे हम लोग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे, क्या हमारा माल उस तरह से बिकेगा, क्या उस एग्जैक्टली। तरह की डिमांड है।
तो वो एक मेन रीजन है। तो उसके लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी रखनी पड़ती है जो स्टेबल हो ओवर द टाइम, ऐसे चेंज ना हो बार बार। करेक्ट। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में कोई भी कंपनी आगे नए यूनिट्स नहीं डालेगी, अगर आप देखो तो इंडिया में कौन है, टाटा, बिरला, रिलायंस, ऐसे जो बड़े, अदानी, ऐसे ग्रुप है जो कैपेक्स करते जा रहे हैं। बाकी बहुत कम ऐसे ग्रुप है जो बड़े बड़े कैपेक्स कर रहे हैं। जो कैपेक्स वही करेगा जिसको कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर कॉन्फिडेंस आएगा, गवर्नमेंट उस तरह की पॉलिसी आएगी तो अपने आप होगा। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अभी भी हम लोग उस तरह से इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं पाए। तो ये पिछले 2 डिकेड से चल रहा है, ऐसा नहीं ये नई कहानी है। ये 2 डिकेड से ऊपर लाने को ट्राई करे, लेकिन अभी तक प्राइवेट कैपेक्स ऊपर नहीं आया, इसलिए गवर्नमेंट को उतना बोरोइंग करना पड़ता है। इतना ज़्यादा बोरिंग करना पड़ रहा है, फिजिकल कंसोलिडेशन भी करना है, और उसी नंबर की मैं बात कर भी रहा था कि सरकार खर्च कर रही है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना बाजार मान के चल रहा था। 11% कैपेक्स बढ़ाया है, क्यों नहीं बढ़ाया ज़्यादा, या बाजार अनुमान से क्यों नीचे रह गया? क्योंकि आपको अपना फिजिकल डेफिसिट भी देखना है। तो फिजिकल डेफिसिट की आप जहाँ तक बात करें, जैसे तपन सर आप कह ही रहे थे कि ये 4.3% ऑफ जीडीपी पर कटेल करने की बात FY27 में की गई है। पिछले साल ये 4.4% था, और हम कहाँ 6.9% जो FY22 में था कोविड के बाद, वहाँ से नीचे आते आते हम 4.3% पर आ गए हैं। तो FRBM एक्ट के मुताबिक अभी भी लंबा रास्ता है जो हमें तय करना है। आई थिंक वो 3% के आसपास की बात कर रहे हैं वो जीडीपी का, लेकिन फिर भी ये नंबर तपन सर काफ़ी अच्छा माना जाना चाहिए बॉन्ड मार्केट के हिसाब से, क्योंकि इस बजट में सर अगर कुछ पॉजिटिव माना जा रहा है, या फिर एक कहते हैं ना कि एक जो चीज़ दिखाने की कोशिश की है सरकार ने, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल, वो ये है कि हम डिस्पाइट बीइंग अ जायंट, एक बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, हम वो इकोनॉमी है इतनी बड़ी और इतनी तेज़ी से भागने के बावजूद हम स्थिरता वाले हैं, हम स्टेबिलिटी वाले हैं एज फार एज फिजिकल कंसोलिडेशन इज कंसर्न। क्या ये नंबर वही दर्शा रहा है? लोग ये गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट को देखो, हमें इनडायरेक्टली रीड बिटवीन द लाइंस है कि उनको रेटिंग अच्छी चाहिए, मोदीज और S&P और उन सब से। अच्छा, है और कुछ नहीं है, नहीं तो आप फिजिकल डेफिसिट को लूज कर इंडिया को लेके आए, लेकिन वो कब होगा पता नहीं है। लेकिन उसके वजह से ये बहुत ही टाइट रूप है, यानी गवर्नमेंट को काबिले तारीफ है उनका काम भी, क्योंकि जिस तरह की हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी, हमें खर्चा ज्यादा करना चाहिए। आप देखो चाइना भरपूर डेट उठा के खर्चा किया है। देखिए हमारा डेट टू जीडीपी कितना है, 55% है जो इस बजट में है। आपको यूएस में कितना है, 3 गुना है, 150 गुना है। चाइना में कितना है, उससे भी ज्यादा है। तो आपको लगेगा यार चाइना और यूएस इतना उठा सकते तो हम क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि वहां की पर कैपिटा जीडीपी 70,000 से ज्यादा है जी, यूएस की, और चाइना की भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000 से ज्यादा है। हमारी कितनी है, 2,500 है। तो हम इतना डेट उठा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए। तो गवर्नमेंट अपने एंड से सबको ट्राई करिए कि भाई एक तरह से वो रेटिंग भी ना घुमाए, एक तरह से वो प्रूडेंस रखे, तो एफआईआई और वहां से आएंगे। क्योंकि अगर आपने ये कहीं ना कहीं छूट दे दी और वहां बेड डेथ ज्यादा आ गए, यानी कहीं ना कहीं लीकेज हो गया सिस्टम में, तो एफआईआई वापस नहीं आएंगे। यानी एफडीआई, चलो एफआईआई साइड में रख दे, एफडीआई नहीं आएंगे, तो वो और मूडीज और उन सब की रेटिंग ऊपर नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन रहे हैं और हमारा स्टेटस उस लेवल पे चाहिए, तो वी हैव टू इंक्रीज अवर रेटिंग ऑल्सो। तो बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है, तो वो सब देख के आई थिंक दिस इज अ फेयर कॉल। 4.3, मैं तो बोलता हूँ 4.4 रखते तो भी चलता, लेकिन आई थिंक 4.3 इज अ गुड। लेकिन सर ये जो सर 4.3% पे, प्लीज सर, प्लीज, हाँ लोकेश सर। इसमें मैं भी एक कमेंट करना चाहूंगा। मैं बजट मतलब ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन है या फिजिकल डेफिसिट की 4.4 है, 4.3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है सर, पता है आपको? हमारा जो ग्रोथ है पॉपुलेशन वाइज, वो स्थिर होकर अब नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो सबसे पहला चीज सब्जेक्ट टू 2047 मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 20 साल ही है। उसके बाद हमारा जो यंग जनरेशन है वो 45-50 के रेंज में पहुंच जाएगा, और न्यू Average जनरेशन age। ज्यादा आ नहीं रहे। न्यू जनरेशन ज्यादा आ नहीं रहे, पहले बेस चीज को समझिए। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन ग्राफ है, आप अगर सुनोगे 140 करोड़ जो बोलते हैं हम, आज से 10 साल पहले भी बोल रहे थे, आज भी उतना ही बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा धीरे धीरे वो पॉपुलेशन ग्राफ अगर देखेंगे 2008-7 में या 9 में, शायद मैं डेटा भूल रहा हूँ, वहां से पीक आउट हो गया।
अब जो जापान में आज हो रहा है, जो इटली या यूरोप में हो रहा है वो, या जो आज चाइना में भी हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन अब थोड़ा सा उम्र वाली हो गई है, वो हम 20 साल के बाद हम झेलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 20 साल हैं इस जनरेशन में, जो हम अपना पर कैपिटा इनकम को 3,000 से लेके अभी जो 2,800 के करीब है, उसको लेके हम 15,000 या 18,000 या 20,000 तक लेके जाए। उसके लिए हमें 20-20 मैच खेलना है, मगर हम 10 दिन का टेस्ट खेल रहे हैं राइट नाउ। प्रॉब्लम वहां पर है, डिफेंसिव कर रहे हैं, ओवर डिफेंसिव हो रहे हैं बजट में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ओवर डिफेंसिव हो रहे हैं। यहाँ पर हमें एलिमेंट स्पिरिट बोलते हैं जिसको, वो चीज चाहिए जो हमें एग्रेसिव होकर काम करना है, जो 20 साल पहले चाइना ने किया था। जब अपने जितने भी फैक्ट्रीज है, जितने भी कंपनीज है, उनको छोड़ दिया था, जो मर्जी करो, मैं तो बिजनेस लेके आओ, सपोर्ट हम देंगे आपको, जैसा करना है वैसे सपोर्ट चाहिए, ना कि हमें रोक चाहिए जो आपको 0.5% ये टैक्स बढ़ा दिया जी, यहाँ पर ये कर दिया जी, वहां पर ये लगा दिया जी, आपको तो आप छोड़ दो, खुला छोड़ दो यहाँ इंडियन बिजनेसमैन को, जो आप बिजनेस लाओ, कम इंडिया को ग्रो कराओ। नेक्स्ट 20 साल है हमारे पास, ये जरूर सोचना चाहिए। तो विजन बहुत क्लियर है जो हमें वहां तक पहुंचना है, मगर जिस रनवे से, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं अभी, सर हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना आ रहा है? 7.5 के एवरेज बोल रहे हैं सब जी। और अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है 1-1.5% ही रहना है या 2% रहना है, जिसको हम कम करके रख रहे हैं, तो नॉमिनल ग्रोथ क्या होगा? 9% के करीब होगा सर। 9% से हम 47 तक, 35 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचेंगे सर, 20 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचेंगे। हमें चाहिए 12 से 14% ग्रोथ, इंक्लूडिंग जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ। तो अगर हम 8, 8.5, 9% जीडीपी ग्रो करें और 2.5, 3, 4% हमारा इन्फ्लेशन हो, तो 13-14% जब होगा, तब उसके ऊपर 3% का कंपनी इसके ग्रोथ होती है। तो अगर 12%, 13% ये होता, 15-16% में ग्रो करेंगे, तब जाके हम हमारे जो टारगेट है वहां अचीव करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना है। तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है ना सर, जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं ना, इट हैज़ कम एट द कॉस्ट ऑफ मार्केट बोरिंग। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि 17,20,000 करोड़ रुपए की जो बोरिंग की बात की गई ना, ये सवाल भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जब बजट हुआ ना, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वित्त मंत्रालय की, जिसमें वित्त मंत्री थी और भी जो डीईए सेक्रेटरी थी और भी थी, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो 17,20,000 करोड़ का रिकॉर्ड नंबर है बोरिंग का, जिसका तपन सर आप कह भी रहे थे कि ये आपके बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा या फिर वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी, तो ये बैंकों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा। मैं उसकी बात आगे करता हूँ, लेकिन इसमें 5,63,000 करोड़ रुपए का पुराना बोरिंग का नंबर शामिल है, यानी कि इनको पुरानी बोरिंग चुकानी है, उसलिए ये नई बोरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इतना ज़्यादा आपको जो मार्केट बोरिंग या ग्रॉस बोरिंग का नंबर दिख रहा है। बाजार ने इसको पसंद नहीं किया सर। ये जो नंबर था ना, एक्सपेक्टेशन कुछ 16.25 लाख करोड़ के आसपास का था, 16.2 से 16.3 ऑन एन एवरेज आप देखें, इतना बाजार मान के चल रहा था, लेकिन 17 लाख करोड़ के पार निकल जाएगा नंबर, ये कोई नहीं मान के चल रहा था। सर इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। यस एग्री संदीप जी, वही मैं बोल रहा था कि इसके रिपरकशन ज्यादा है। और एक पॉइंट जो मैंने बिटवीन द लाइंस बोले कि वो फ्रीबीज का भी इशू है थोड़ा, कहीं ना कहीं स्टेट से काफी फंडिंग जा रहा है, स्टेट को फंडिंग जा रहा है, जहां जहां इलेक्शन आ रहा है मार्केट को वो भी डर है, क्योंकि 1.25 लाख तो आप वहीं खर्चा, 3-4 स्टेट ने ये खर्चा कर लिया है, अभी और इलेक्शन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या प्रथा हो रही है कि आगे वहां होगा। ऊपर से ये जो बोरोइंग आ रही है, उसका रिजल्ट हमें जीडीपी में दिखना चाहिए कि भाई आप बोरोइंग कर रहे हो, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी आप रोड्स और सब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसका से जीडीपी बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लीकेज और कहीं ना कहीं नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में जा रहा है। तो मार्केट को हमेशा डर लग रहा है। देखो इंडिया को हमेशा कहते हैं ना, पॉलिसी प्रूडेंट या फिस्कल प्रूडेंस माना जाता है। हम चाइना नहीं है जो इतना डेट उठा ले, हम यूएस नहीं उस तरह डेट उठा ले, यही हमारी पहचान है। अब ये पहचान में ही हमें खेलना है। अब ये पहचान में ये बोरोइंग जितना भी आप लेते हो उसका रियल यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप धीरे धीरे अपनी बोरोइंग बढ़ा रहे हो लेकिन आपका जीडीपी ग्रो नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कहते हैं ना, एफआईआई देखती है, डीआईआई और एफआई देखती है, खास करके एफआई देखती है जब वो ऐसे, क्योंकि वो इंडिया को बाकी सब कंट्री से चेक करती है। जैसे जैसे हमने चाइना की, चाइना ने डेट उठाया भाई, लेकिन उसने 12-12%, 10-10% से ग्रो किया इतने सालों से। क्या हम वो ग्रो करेंगे? तो वही क्वेश्चन आता है कि भाई तुम भी करके दिखाओ, तो डेट उठाओ। तो ये अभी देखना पड़ेगा किस तरह से एक पूरा साल जाता है। बट हाँ, मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा, वो तो बात तो तय है। ठीक है। इसके अलावा ना लोकेश सर, जो डिफेंस का एलोकेशन है, एक बड़ा नंबर था जिसके ऊपर हर किसी की नज़र थी। 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 7.85 लाख करोड़ पर इस बार का नंबर आया, जो FY27 के लिए जो एलोकेशन हुआ है डिफेंस सेक्टर के लिए। 15% के आसपास का अपमूव है या फिर बढ़ोतरी है।
बाजार भी यही मान के चल रहा था कि 15 से 20% बढ़ना चाहिए, फिर डिफेंस स्टॉक्स इतने गिरे क्यों हैं सर, और आज करना क्या चाहिए डिफेंस स्टॉक्स में? अगर किसी वजह से नीचे मिल रहे तो ऐड करना चाहिए। हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस तो किया ही था कल भी। उन सारे स्टॉक को देखना चाहिए, स्पेशली एरोस्पेस में हो या डिफेंस में। बीईएल की मैं बात कर रहा था, अगर नीचे मिलता है। एक्चुअली सर कल जब बजट आया था ना, उस टाइम पे हम पूरा फोकस ही एसटीटी के ऊपर था। तो जहां पर फोकस एसटीडी का था और वो खराब न्यूज लगा सबको, एंड वो धमाधम पूरे मार्केट में सेल ऑफ हुआ है, और उस वजह से डिफेंस भी पीटा है। और डिफेंस में हमें उस टाइम पे लग भी रहा था एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है, और ये भी थोड़ा सा फील आ रही थी एलोकेशन भी कम हुआ है, क्योंकि स्पीच में हर चीज नहीं लिखा होता। वो तो 1 घंटे जी। के स्पीच बोल के चले गए, वहां पर इतने बड़ा पेज है, वो पढ़ने से मालूम चलता है कहाँ पर क्या एलोकेशन हुआ है। तो अब मुझे लगता है डिफेंस में भी अच्छा खासा एलोकेशन हुआ हुआ है, और रेलवे में भी अच्छा खासा एलोकेशन हुआ है। बट रेलवे सेक्टर से अभी भी दूर रहना की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि टेक्निकली वो अभी भी बुलिश साइन नहीं दिखा रहे, बट डिफेंस में ये बुलिश साइन दिखा रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स में, जैसे बीएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एमटीआर बहुत अच्छा लग रहा है, और एक दो स्टॉक और भी हैं, वहां पर ध्यान रखिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम है, वहां पर ध्यान रखें। बहुत सारे स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, एचएल अच्छा कर सकता है, मैसडॉक अच्छा कर सकता है। ठीक है। एचएल, गार्डन रिच सर एक और है, उसमें भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ शिप बिल्डिंग भी है प्लस डिफेंस भी है, तो वो भी एक अच्छा शेयर कर सकता है। ठीक है। 6-7 स्टॉक्स है जिन पे आप नज़र रख के चल सकते हैं। लेकिन तपन सर, ये जो एसटीटी वाला मूव था, ऑप्शन प्रीमियम में, ऑप्शन एक्साइज में, फ्यूचर्स में भी जो बढ़ाया गया है, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने हैं, और उसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इसका इम्पैक्ट आज आप देखते हैं, या फिर बाजार इसको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एवरेज डेली टर्नओवर जो है सर, वो करीब 5% के आसपास का इम्पैक्ट आएगा। तो बीएससी, एमसीएक्स, जितने ब्रोकरेज स्टॉक्स गिर गए हैं, क्या लोअर लेवल्स पे कुछ एक्यूमुलेशन करना शुरू करना चाहिए आज अगर गिरावट होती है तो? इसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि कल जैसे हमारी बात हुई सेंटिमेंटल हिट था, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्टेबल तो होगा। लेकिन एक ही चीज है कि यहाँ आई थिंक लास्ट टाइम हमने एंजल वन का जब रिजल्ट आया था, तब मैंने बोला था कि ब्रोकिंग बिजनेस में, खास करके ब्रोकिंग बिजनेस में ना, गवर्नमेंट और सेबी के जो रूल्स हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े आ रहे हैं। इसलिए वहां से दूर रहिए, क्योंकि ये यही होता है, एक रूल आएगा और आपका पूरा टर्नओवर हिल जाएगा। ये सब में ऐसा प्रॉब्लम, कंपेरेटिव प्लेटफॉर्म बिजनेस उतना हिट नहीं होता है जितना ब्रोकिंग बिजनेस हिट होता है। तो अगर यहां से भी अगर किसी को बाय करना है, तो मैं ब्रोकिंग बिजनेस से दूर रहने का ही बोलूंगा। जाना है तो बेटर है आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जैसे 360 वेम है या आनंद राठी है, जहाँ स्टेबल एडवाइजरी इनकम आती है, वहां आप जाइए, वहां निवेश कीजिए। वहां इतना कोई इम्पैक्ट बड़ा नहीं आएगा। ईएमसी आ जाता है या प्लेटफॉर्म बिजनेस, इवन आई एम ओके विद इट। एमसीएक्स, बीएससी, नो डाउट बहुत गिरे हैं, लेकिन आगे जाके टर्नओवर रिवाइव होगा धीरे धीरे, और उसमें तो एट द एंड वही आने वाले हैं लोग। तो वो देखिए, आई थिंक ब्रोकिंग बिजनेस को अवॉइड कीजिए। बट हाँ, ये जो हिट होना था आई थिंक हो गया, उससे ज्यादा अभी हिट नहीं होगा। अभी हो सकता है थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो, और धीरे धीरे कंपनी स्पेसिफिक, जैसे लोकेश जी बोल लेते हैं ना, वी हैव टू गो कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। और इसमें मैंने बताया ये 3 सेगमेंट पे आप ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। ब्रोकिंग के बजाय आप वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी वेल्थ, ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं बजट की चर्चा सर आगे भी जारी रखता हूँ। इस बीच बाजार खुल चुका है, बाजार करीब 25 पॉइंट के आसपास ही गिरावट के साथ खुला है। जैसा एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा गिरावट के साथ खुला, और खुलने के बाद गिरावट जो है और बढ़ती हुई दिखी है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कल हम 24,850 के आसपास बंद हुए थे, उसके नीचे ही इनफैक्ट सेटल हुए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको करीब 50 पॉइंट के आसपास ही गिरावट दिखेगी, यानी कि हम 24,800 का लेवल तोड़ चुके हैं, और तोड़ने के बाद उसके नीचे ही मेंटेन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये इतना बड़ा नीजक रिएक्शन तो नहीं आया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लो लेवल से कुछ खरीदारी होने की कोशिश ज़रूर देखने को मिली। तो शायद बाजार ने इस चीज़ को, कल जो एक नीजक रिएक्शन दिया था एसटीटी वाला, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। और आज अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कुछ खरीदारी बनती हुई नज़र आ भी रही है। लोकेश सर, अभी तक तो देखा जाए, वेट करेंगे 10-15 मिनट का निफ्टी में कोई मूव लेने का। 24,800 के नीचे तो आ चुका है, और गिरने दें या फिर अभी वेट एंड वॉच है, थोड़ा और वेट कर लें, थोड़ा देख लें, लेवल्स सेटल हो जाए, कुछ एक अपमूव का या फिर बुलिशनेस का कोई संकेत दे तो फिर खरीदारी शुरू करें? खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद ही करें तो कोई अच्छी बात है। मगर आज निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं पे भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है। मैं सर, तपन सर, जो डिफेंस के एलोकेशन की बात कर रहा था ना, तो डिफेंस के एलोकेशन एक बार वो नंबर दिखा दीजिए एक बार फिर से। 15% के आसपास ग्रो किया है, तो 6,81,000 करोड़ का जो पिछली बार एलोकेशन था,
उसे बढ़ाकर अभी जो नंबर आया है इस बार का 7.85 लाख करोड़ है। सर 15% की ग्रोथ है। कल बाजार की गिरावट में डिफेंस वाले स्टॉक्स पिट गए। अभी लोकेश सर ने कुछ नाम बताए हैं और आप देखिए चाहे डेटा पैटर्न्स को देखिए 4% ऊपर है, कोचिन शिपयार्ड में 2% का मूव है, BEL भी 2% ऊपर है। तो कुछ ऐसी सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं डिफेंस स्पेस में जहां पे हम देख रहे हैं कि एक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। तो आपकी क्या राय है सर, डिफेंस में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, करनी ही चाहिए। डिफेंस तो एक मेगा ट्रेंड है और एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो SIP मोड में कीजिए, बजट मैं ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बोलूंगा। बजट चल रहा और यहाँ क्या होगा कि बस एक है कि क्वार्टर टू क्वार्टर उनकी कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि सबके ऑर्डर बुक बड़े हैं। और जैसे आपने बताया 15% एलोकेशन बढ़ा है, यानी इन सब कंपनियों को ही आगे जाके नए नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर बुक की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या वो कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन ला रहे, क्या वो ऑपरेशन एफिशिएंसी ला रहे, आपको काफी हद तक उनके मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन के नंबर पे क्वार्टर टू क्वार्टर क्या मैनेजमेंट बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और जहां वो स्टेबल हो वैसी कंपनी में गए। अब नाम देने में आई थिंक लोकेश जी ने बोला, ये मैं भी रिपीट करता हूँ, BEL है, HAL है, GRSE है, ये कुछ नाम है मैजागोने जिस पे आप फोकस कीजिए। और वहां एक मैंने देखा है कि उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्टेबल रही है और वहां भी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी पे ही बहुत कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन 100% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे पहले भी बहुत पहले बताया, कुछ पता नहीं चला तो ETF लेके बैठ जाओ। मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस का ETF है वही आपको रिटर्न दे देगा 5 साल के लिए, तो भी चलेगा। ठीक है। तो अगर सारे स्टॉक्स नहीं है, कोई स्टॉक्स नहीं, तो कम से कम ETF लेके ही बैठ जाइए लंबी अवधि का अगर आपका व्यू है तो। अच्छा लोकेश सर, हम ये बात कर रहे थे कल कि बजट में कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं होता न्यूट्रल हो जाए, या फिर विदेशी निवेशकों के लिए जैसे आप कह भी रहे थे कि कुछ LTCG में कुछ बदलाव हो जाए, यानी कि कुल मिला के जो विदेशी निवेशक हैं उनको ल्यूर किया जाए, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए कि वो आएँ। उनको तो नहीं सर, जो भारतीय मूल के विदेश में लोग रह रहे हैं, यानी कि पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, PROIs, उनको भारत में लाने के ऊपर फोकस जो है ना इस बजट में साफ तौर पे दिखा है। कल भी हम बात कर ही रहे थे, उनकी जो निवेश सीमा है PROIs की, उसे 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा गया है। ओवरऑल जो देखा जाए, जो कैप है 10% था, उसे बढ़ाकर 24% किया गया है। तो अब FIs आए ना आए या फिर उनका निवेश भले ही आउटफ्लो होता रहे, लेकिन पैसा इंडियन मार्केट्स में आता रहे। जो विदेश में लोग रह रहे हैं भारतीय मूल के, उनका पैसा इंडियन मार्केट्स में आए, उसकी कुछ तैयारी यहाँ पे बजट में की गई है। इससे कुछ भरपाई हो जाएगी क्या आपको लगता है? सर इसमें कमेंट करने से पहले सर एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। कॉल है मेरा। शारदा कॉप खरीद सकते हैं, 1030 का भाव चल रहा है अभी। इसका स्टॉप लॉस लगाइए 930 का, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूं सर। मगर इसका जो टारगेट है 1250 से लेकर 1300 रुपए का है, पोजिशनली बाय। मतलब कुछ दिनों का? जी पोजिशनल मतलब 1-1.5 महीना लगेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है सर ये स्टॉक। तो शारदा क्रॉपकेम, शारदा जी क्रॉपकेम ना, ये मतलब 1030 वाला आप कह रहे हैं कि 100 रुपये नीचे 930 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 1250 से 1300 रुपये का यहाँ पे आपको। अच्छा 990 दिख रहा है सर, ये एक बार रिफ्रेश कीजिए यार, भाव 1030 के आसपास बोल रहे हैं लोकेश सर, इसको रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, क्या भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है शारदा क्रॉपकेम में सर? 990 के आसपास का प्राइस दिख रहा है सर। वो प्राइसिंग अभी शायद NSE का प्राइसिंग अभी नहीं आ पा रहा, तो अच्छा BSE में 900 चल रहा है। ठीक है, 1030 के आसपास है, 100 रुपये नीचे का। ठीक है सर, एक 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस हो गया सर, और इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। हाँ सर, मैं बात कर रहा था वो PROIs की, प्लीज़। जी हाँ, तो PROI सर मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। ये NRIs के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। कितना वो ऑलरेडी जो है वो ही ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। मतलब ये ईज ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया NRI के लिए, ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा है। मगर इससे ज्यादा आउटफ्लो अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं देखता। ठीक है, ओके। अच्छा तपन सर, ये जो शेयर बायबैक को लेकर नियम बदले गए हैं कल के बजट में, जिसमें पहले ये था कि हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर को अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना था। टैक्स तो पहले भी लगता था, ऐसा नहीं है कि कुछ नया लगा दिएगा, लेकिन जो तरीका है, प्रक्रिया है टैक्स लगाने की, उसे बदल दिया गया है। अब आपकी स्लैब के हिसाब से की बजाय आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो कोई भी शेयर होल्डर इस कैपिटल गेन टैक्स के उससे नहीं बच पाएगा। जो प्रमोटर्स हैं खासतौर पे, उनके ऊपर जो देनदारी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। जो कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कुल टैक्स जो है बढ़कर 22% हो जाएगा, और जो नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर 30% हो जाएगा।
सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जैसे आईटी हुआ जो कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से? और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक मैं तो बोल रहा हूँ शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑफकोर्स 12.5% नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको। रही और 30% आईटी सेक्टर वालों एक ऐसा है। 30% वालों के लिए हाँ ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 30% वाले के लिए ज्यादा है। और आईटी सेक्टर एक है जिसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करे, वो बायबैक ही करते हैं, वो कुछ और करते ही नहीं है। इसलिए हम हाँ। काफी पीछे रह गए यूएस के सामने। जब वो लोग एआई पे इन्वेस्ट कर रहे थे, हम लोग यहाँ बायबैक पे बायबैक खेल रहे थे। तो वही है एक स्पेसिफिक सेक्टर आईटी सेक्टर को। लेकिन ऑनेस्टली तो चले, मैं वो टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, बार बार वही आ जाता है मन में कि क्यों हमने इन्वेस्ट नहीं किया एआई पे इतने सालों से। लेकिन बात यही है कि ये एक्चुअली है ना, ये सजेशन काफी गए थे इनको गवर्नमेंट को, क्योंकि ये रूल काफी नेगेटिव था एटलीस्ट शेयर होल्डर के लिए, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के, तो वो उन्होंने चेंज किया। अब इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आई थिंक अभी धीरे धीरे टीसीएस इन्फोसिस जैसी सब कंपनी भी अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट फियर में आ गई है, हम्म। क्योंकि जिस तरह से वो पीछे रह गए। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव कह सकते हैं, ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे मतलब कुछ शेयर बड़ा होल्डर्स के लिए ये चेंज है। पॉजिटिव है, आम निवेशक के लिए अच्छी बात है ये, जो ये टैक्स के नियम बदले गए हैं बायबैक की जहाँ तक बात है। अच्छा तपन सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, ये जो बॉन्ड मार्केट, जैसे मैंने पहले भी इंडिकेट किया है, ये जो फिजिकल प्रूडेंस है या फिर जो फिजिकल स्टेबिलिटी या फिर फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने की बात की गई है सरकार की ओर से, ये सरकार ये बताना चाह रही है या ये दिखाना चाह रही है कि हम एक स्टेबल इकोनॉमी हैं, हम बड़ा साइज़ हैं, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर स्थिरता है, एज फार एज फिजिकल नंबर्स आर कंसर्न। तो ये शायद जैसा इंडिकेट किया भी गया है कि बॉन्ड मार्केट के थ्रू आइए, बॉन्ड्स में पैसा लगाइए आप, बॉन्ड्स में बड़ा एक स्कोप नज़र आ रहा है। तो जो 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए भी टोटल रिटर्न स्वैप की बात की गई है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको बॉन्ड इश्यूज़ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, जितना बड़ा इशू होगा अगर 1000 करोड़ रुपए के आसपास होगा तो 100 करोड़ के आसपास का एक इंसेंटिव देने की बात भी की गई है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए तो एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क भी शुरू किया जाएगा। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सरकार या फिर वित्त मंत्री ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये एक अनटैप्ड सेगमेंट है जिसके ऊपर विदेशी निवेशकों की या फिर बाकी निवेशकों की नज़र नहीं है, अब इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है? संजय जी, कोई भी बड़ी इकोनॉमी जो होती है ना, उसका बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा होता है। हम लोग अच्छा। अब टॉप 4 में हैं, अब हम लोग टॉप 3 में जा रहे हैं। अब यूएस का बॉन्ड मार्केट तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट है। चाइना का जी। बॉन्ड मार्केट बड़ा है, क्योंकि जो एफडीआई आता है ना और एफआई आता है, वो इक्विटी मार्केट, हम चलो दिन रात 24 घंटे इक्विटी मार्केट देखे, लेकिन बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा है। करेक्ट, और वो बॉन्ड के थ्रू पहले आते हैं रेदर देन इक्विटी। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि हम लोग अपना बॉन्ड मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं। अगर हमको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं और चाहते हैं कल आगे एफडीआई या एफआईआई कहीं ना कहीं बड़ा निवेश आए, तो वो इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वो एज ए इंडिया एज ए कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहां स्टेबल उनको इंटरेस्ट मिले। और जो जो कल बोरोइंग बढ़े उससे क्या हो रहा है कि यील्ड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ने से और लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी हम लोग बॉन्ड मार्केट वो एक्सपांड करें, और वो अभी अपना इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी इकोनॉमी का होना चाहिए। तो पूरी जो मार्ग ये दर्शिता है ना, वो 2040 से, या चलो 10 साल के बाद क्या हम लोग, क्योंकि आई थिंक 2-3 साल में हम लोग जर्मनी को भी टेक ओवर कर लेंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भाई आपका बॉन्ड मार्केट बड़ा होना चाहिए, तो ही आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वहां जा रहे हैं हम लोग। तो उस तरह पे राइट डिसीजन है, और आई थिंक और भी बहुत सारे डिसीजन होंगे गवर्नमेंट को ये बॉन्ड मार्केट एक्सपांड करने के लिए। देखिए, ये एक पूरा रोड मैप होता है गवर्नमेंट का 10-15 साल का, कि हमें यहाँ पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या क्या होनी चाहिए, और अगर आगे फ्यूचर के सेकंड बनना है तो भी क्या क्या होना चाहिए।